हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैं आपको यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहा हूं। मैं ऑलरेडी आपको G20, G7, ब्रिक्स, विम्सटेक, शार्क, SCO और ये ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप इन सब के बारे में मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको ओपेक के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओपेक क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ओपेक, OPEC, ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी कंट्रीज, ये ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी कंट्रीज की जो पेट्रोलियम जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी पेट्रोल वगैरह है, क्रूड ऑयल है, इन सब के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जो भी इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक्सपोर्ट जो कंट्रीज करती हैं, उन सब कंट्रीज का ये ग्रुप है ओपेक। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पहले मैं बताता हूँ, मैंने आपको कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको पावर में आने के लिए, मतलब जिनको बनने से पहले या तो कोई चार्टर साइन किया गया हो या कोई एग्रीमेंट कंट्रीज में मिलकर साइन किया हो कि हमको ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और इसके अंदर हमारे ये फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको मतलब पावर में आने से पहले कोई साइन किया गया हो चार्टर या कोई एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट, मतलब परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्थायी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये 1960 में बनी थी और जो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ कंट्रीज के बीच में, उन कंट्रीज ने बगदाद कॉन्फ्रेंस में मिलकर ये साइन की थी 1916 में कि हमको ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी है ओपेक नाम से। ठीक है ना, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया यूरोप की एक कंट्री है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप की एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है वियना, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, पहले ये लोग इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, लेकिन स्विट्जरलैंड पहले कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद 1965 में इसको यहाँ वियना में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर को। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से इसके मेंबर है, इस ग्रुप के ओपेक के मेंबर कौन कौन है। तो मेंबर की अगर हम बात करें तो इनको मैं भी बताऊंगा। ये जो रेड पेन से ये जो रेड मार्कर से 3 नाम लिखे हुए हैं, 3 कंट्रीज के नाम। पहले जो इसके इस टाइम पे प्रेजेंटली मेंबर है, ये वो मेंबर है इसके जो प्रेजेंटली इसके मेंबर है। ठीक है, एज पर दिसंबर 2022। ठीक है, ये इसके 13 मेंबर है, 13 मेंबर्स हैं इसके, 13 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, तो 13 मेंबर कौन कौन से हैं? वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुइना, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया और यूएई। ठीक है, वेनेजुएला जो है ये आपका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे है। ठीक है, ईरान, ये जो गल्फ रीजन है आपका वहां पे है, सेंट्रल एशिया कहते हैं, सॉरी सेंट्रल एशिया नहीं, जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं। ठीक है, जो गल्फ रीजन आपका है, मैंने आपको GCC पढ़ाया है, वहां पे आप देख सकते हैं गल्फ रीजन कौन सा होता है। उसके बाद इराक, ये भी आपका उसी एरिया में है, वेस्ट एशिया में। सऊदी अरेबिया, ये भी वहीं पे है। कुवैत, ये भी वेस्ट एशिया में। अल्जीरिया, अफ्रीका में है। अंगोला, अफ्रीका। कॉन्गो, अफ्रीका। इक्वेटोरियल गिनिया, ये भी अफ्रीका में है। गेबोन, ये भी अफ्रीका में। लीबिया, ये भी अफ्रीका में। नाइजीरिया, ये भी अफ्रीका में। और यूएई जो है ये भी वेस्ट एशिया में। ठीक है, मैं आपको इन सबको मैप पे बना के दिखाऊंगा, एक रफली मैप। जैसे मैं आपको ये सारा कुछ बता दूंगा तो यही बता दूंगा, उसके बाद यहीं पे मैं बोर्ड पे आपको एक रफ मैप बना के इन सबको बता दूंगा कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। ठीक है, और आपको उसमें भी दिखा दूंगा, एटलस में भी दिखा दूंगा। तो ये जो 13 कंट्रीज हैं ये इस टाइम पे इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर हम फाउंडिंग कंट्रीज की बात करें कि जब ये 60 में बना था, 1960 में, जब कौन कौन से, मतलब बगदाद कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी कंट्रीज मिली थी, जब ये ग्रुप बनाया गया था, तो वो कंट्रीज थी, एक था आपका वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कुवैत। ये 5 कंट्रीज थी, वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत। और बाकी जो ये बाकी कंट्रीज बची,
ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कंट्री बची, ये आपके बाद में इसका मेंबर बनी है, ठीक है। और ये जो 5 हैं ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। जब ये ग्रुप बनाया गया था 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस टाइम पे ये कंट्रीज प्रेजेंट थी। इन कंट्रीज से मिलकर इस ग्रुप को बनाया। अब हम इन 3 ग्रुप की बात कर लेते हैं, इन 3 कंट्रीज की बात कर लेते हैं, जो है इंडोनेशिया आपकी, कतर और इक्वाडोर। ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये भी इस ग्रुप का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंटली ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। इंडोनेशिया ने इस ग्रुप को 2016 में छोड़ दिया था, कतर ने इस ग्रुप को 2019 में छोड़ दिया था, और इक्वाडोर ने इस ग्रुप को 2020 में छोड़ दिया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन कंट्रीज ने इसको छोड़ा क्यों ग्रुप को। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने इस ग्रुप को छोड़ा क्योंकि जो एक ग्रुप था इसके प्राइसेस कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, कभी कम हो जाते थे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता था, तो उसकी वजह से इंटरनली भी इस कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस ग्रुप में रहने से, ठीक है। और कंट्रीज से भी थोड़ी दुश्मनी हो जा रही थी इस चक्कर में, ऑयल के प्राइस बढ़ने में घटने पे। तो इस पॉलिटिक्स के चक्कर में इसने इस ग्रुप को छोड़ दिया। कतर की अगर हम बात करें तो अगर कतर को देखें ना, तो कतर जो है बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है, ये नेचुरल गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था ओपेक में रहने का। फिर दूसरा इसकी उस टाइम पे मतलब बहुत साल हो गए इसकी सऊदी अरेबिया से बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है इस ग्रुप में, तो और बहुत डोमिनेट करता है इस ग्रुप को, तो इसलिए इस ग्रुप को कतर ने छोड़ दिया, ठीक है। इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। इसने बहुत सारा लोन उठाया हुआ है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो इस वजह से इसने इस ग्रुप को छोड़ दिया कि हम यहाँ पे पैसे खर्च करने से अच्छा अपनी कंट्री में पैसे को खर्च करें, ठीक है। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं आपकी, इंडोनेशिया, कतर और इक्वाडोर, इन तीनों ने इस ग्रुप को छोड़ दिया है। इंडोनेशिया ने 2016 में छोड़ा, कतर ने 2019 में, और इक्वाडोर ने 2020 में इस ग्रुप को छोड़ दिया, ठीक है। और प्रेजेंटली इस ग्रुप के 13 मेंबर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस ग्रुप का एजेंडा क्या है, मतलब इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है, ठीक है, किस किस काम के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। तो पहले ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग द मेंबर्स। जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे ये 13 मेंबर्स हैं प्रेजेंटली, ये 13 मेंबर्स आपस में पॉलिसीज को डिस्कस कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें आपस में, कोई क्या पॉलिसी रखनी है, जैसे कि प्राइसिंग क्या क्या रखनी है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, प्राइसेस प्रोडक्शन कब बढ़ानी है, कब घटानी है, ये सब पॉलिसीज आपस में बैठ के ये सब कंट्रीज डिस्कस कर सकें। जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं आपकी 13 मेंबर कंट्री यहाँ पे, ये सब आपस में बैठ के इसको कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ और सब कुछ पॉलिसीज जो भी है, पेट्रोलियम पॉलिसीज जो भी है, उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, अब प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम जब जमीन से निकालते हैं ऑयल, वो क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल मतलब जो उसकी सबसे मतलब जो जमीन से सीधा निकाला जाता है, ठीक है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसी से पेट्रोल, डीजल और आपके सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, उन सबका प्राइस क्या रखना है, एक स्टेबल प्राइस रखा जाए ताकि इधर उधर प्राइस घूमे ना, ऊपर नीचे बार बार ना गिरे, अनस्टेबल ना हो। और सब कंट्रीज के साथ जो कंट्रीज मेंबर हैं इस ग्रुप की, उनके साथ भी फेयर हो, मतलब जो बेच रही है उनके साथ भी फेयर हो, और जो कंट्री खरीद रही है उनके साथ भी फेयर हो प्राइस, ठीक है। इसलिए ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस ग्रुप को बनाया गया है। तीसरे इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें, द efficient economic and regular supply of petroleum to the consuming nations, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, efficient economic and regular supply, अच्छे से बिना किसी परेशानी के इकोनॉमिकली प्राइस क्या रखना है, ये सब देख के किस प्राइस पे बेचना है, किस प्राइस पे नहीं बेचना, और रेगुलर सप्लाई, ठीक है, लगातार सप्लाई दी जा सके। तो पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके, जो कंज्यूमिंग कंट्रीज है, मतलब जो कंट्रीज खरीद रही हैं, कंज्यूमिंग कंट्री का मतलब जो इस प्रोडक्ट्स को खरीद रही है, जो ले रही है इन प्रोडक्ट्स को, उनको लगातार सप्लाई दी जा सके, अच्छे प्राइस पर सप्लाई दी जा सके, बिना किसी परेशानी के सप्लाई दी जा सके। इसलिए भी ये भी इस ग्रुप का एक काम है, ठीक है। ये सब कंट्री ये सब भी इस ग्रुप में देख के डिसाइड करती है। ऐसा अगर मान लीजिए ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, ठीक है, और इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल लिया और इंडिया वेनेजुएला से ऑयल नहीं ले पा रहा, ठीक है, और दे नहीं पा रहा वेनेजुएला इंडिया को ऑयल, तो इंडिया के लिए परेशानी है। तो ये सब ग्रुप, ये पूरी कंट्री साथ, ये सब कंट्री साथ में मिलकर इस ग्रुप में आ गई ताकि वेनेजुएला को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और रेगुलर सप्लाई इन कंट्रीज को चलती रहे, ना इंडिया को कोई परेशानी रहे। एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इसको रेगुलर सप्लाई कहते हैं कि साथ मिलकर रेगुलर सप्लाई दे सके
इकोनॉमिकली अच्छी सप्लाई और बिना किसी परेशानी की सप्लाई दे सके, ठीक है। और नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव, अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात चल रही है, ठीक है ना, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात चल रही है। इंडस्ट्री जो टर्म है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए यूज हुआ है। तो जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में कोई रिजर्व मिल गया, रिजर्व मिला पेट्रोल का, पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल का रिजर्व मिला, ठीक है, कि यहाँ पे पेट्रोल है नीचे जमीन में, यहाँ से निकालना है, और किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री ने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया कि हम निकालेंगे, यहाँ पे हमारी कंपनी आएगी। इंडिया ने जैसे बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऐसे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया कि हम निकालेंगे यहाँ से प्रोडक्ट। तो इंडिया को वहां से वो निकालने के लिए पूरा सेटअप करना पड़ेगा, पूरी कंपनी आ जाएगी, सारी मशीनरी वगैरह लगानी पड़ेगी। तो ये इंडिया की इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी वहाँ पैसे वैसे देने पड़ेंगे सब कुछ करने के लिए, जो भी वहां से वो लेनी है, क्या बोलते हैं, आपकी परमिशन वगैरह लेनी पड़ेंगी, मशीनरी लेके जानी पड़ेगी, और भी बहुत सारी जो लोग वहाँ काम करेंगे उनको सब कुछ पेमेंट वेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इंडिया की इन्वेस्टमेंट होगी। तो जो भी कोई कंट्री, बाहर की कंट्री इन्वेस्ट कर रही है, उनको जो उनकी कैपिटल मतलब पैसा, जो भी वो पैसा लगा रहे हैं उसका उनको पूरा रिटर्न मिल सके, ठीक है, पूरा रिटर्न मिल सके। रिटर्न मतलब जितना वो लगा रहे हैं उस हिसाब से, जिस परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से उनको अच्छा पैसा वापस भी मिल सके। अगर अच्छा पैसा वापस मिलेगा जब भी तो कोई बिजनेस करता है कि हम कुछ लगाएं और हमको अच्छा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इसलिए 20 ग्रुप को बनाया गया है ताकि इस चीज पे भी निगरानी रखी जा सके, ठीक है, क्या क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या इन्वेस्टमेंट वापस जा रही है, क्या फायदा हो रहा है किसी कंपनी को। तो ये इस ग्रुप के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। पहला, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी अमंग द मेंबर्स। कोई भी पेट्रोल के लिए पॉलिसी बननी है, कोई भी क्रूड ऑयल की पॉलिसी बनती है, बननी है या बन रही है, जो भी है, उसके लिए ये सारी कंट्री एक साथ आ सके। टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो भी क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उन सबका जो प्राइस है वो फेयर और स्टेबल रह सके, ठीक है, सब कंट्रीज के लिए। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव, इफिशिएंट इकोनॉमिक रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग कंट्री। जो भी कंज्यूमिंग कंट्री है, जो भी कंट्रीज खरीद रही हैं, उन सब कंट्रीज को रेगुलर सप्लाई मिल सके, इकोनॉमिक सप्लाई मिल सके, जो प्राइस चल रहा है वो अच्छे प्राइस पर मिल सके, इफिशिएंट, बिना किसी परेशानी के मिल सके, ठीक है। और चौथा, अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री में, जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है, उनको रिटर्न अच्छे से मिल सके, जो भी वो पैसा लगा रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनका उन्हें रिटर्न अच्छे से मिल सके। ये इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 4 इसके एजेंडा है, ठीक है। आइए अब हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप को पढ़ना। क्योंकि एज इंडियन, इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई महत्व होगा, क्योंकि हम इस ग्रुप को पढ़ रहे हैं, इसलिए ही हम इस ग्रुप को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई महत्व होगा। तो हम देख लेते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए इस ग्रुप का क्या महत्व है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया और ओपेक के रिलेशन की, तो पहले हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट इंपोर्टर है। 3rd बिगेस्ट कह दो, लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ठीक है। इंपोर्टर मतलब जो बाहर से लेते हैं, हमारे यहाँ तो ऑयल है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ऑयल रिजर्व है नहीं, सबको पता है, ठीक है, इंडिया में कोई ऑयल रिजर्व है नहीं। तो इंडिया जो है वो 3rd बिगेस्ट जो इंपोर्टर है ऑयल का, वो है दुनिया में 3रे नंबर पे आता है इंडिया ऑयल इंपोर्ट करने में, ठीक है, ऑयल बाहर से मंगाने में अलग अलग देशों से, ठीक है। और जो इंडिया में 84% डिमांड है ना ऑयल की, जो भी ऑयल की डिमांड है वो इंडिया इंपोर्ट से पूरी करता है, अंदर इंडिया में इतना नहीं होता, ठीक है। 84% जो ऑयल की डिमांड है इंडिया, वो बाहर से वो करता है, पूरी करता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंट्रीज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को इतना सारा ऑयल चाहिए, तो इन सब कंट्रीज से अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, इस ग्रुप से अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के लिए ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिया के कंसर्न क्या है, इंडिया में कुछ कंसर्न भी होंगे इस ग्रुप को लेके। तो इंडिया का कंसर्न है, इंडिया इज कंसर्न अबाउट यूनिलेटरल एक्शंस बाय ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यूनिलेटरल एक्शंस, यूनिलेटरल क्या होता है, यूनि का मतलब होता है एक, अगर कहीं लिख रहा होगा बाइलेटरल मतलब दो चीजों के बीच में बात हो रही है, या यूनिलेटरल मतलब अकेला, एक की बात हो रही है, ठीक है। तो यूनिलेटरल एक्शन का मतलब कोई कंट्री या तो इस ग्रुप को बोल दे, या तो इस ग्रुप में कोई कंट्री बोल दे, वो कोई अकेली एक्शन ना ले ले। यहाँ पे इस ग्रुप की बात हो रही है, यूनिलेटरल एक्शन जो है इस ग्रुप के लिए बोला गया है कि ये ग्रुप ऑयल को लेके कोई एक्शन ऐसा ना ले ले जो इंडिया के उसमें ना हो, फेवर में ना हो। तो इस चीज का इंडिया को कंसर्न रहता है इस ग्रुप के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राइस बढ़ा दिया, अब इंडिया इतनी बड़ी इंपोर्टिंग है, इंपोर्ट करता है इतना ऑयल, अब प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया को नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कंसर्न है इंडिया के, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंसर्न्स विद ओपेक। ओपेक के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या कंसर्न रहते हैं, ठीक है, ओपेक के साथ। तो पहला इसका कंसर्न है
वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी। वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है? वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी से यहाँ बात हो रही है ऑयल की, क्योंकि ऑयल भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी से मतलब यहाँ पे बात हो रही है ऑयल की, ठीक है ना। यहाँ से ऑयल की बात हो रही है, ठीक है। तो वेपनाइजेशन का मतलब किसी कोई इस ऑयल को हथियार की तरह यूज ना कर ले, ठीक है। इस ऑयल को कोई हथियार की तरह यूज ना कर पाए, ये जो एनर्जी है इसको कोई हथियार की तरह यूज ना कर ले। मतलब मान लीजिए ये सब कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज से इंडिया ने ऑयल किसी से लिया, इंडिया के रिश्ते अच्छे नहीं है, ठीक है, किसी कंट्री से, तो ये सब ग्रुप मिलके प्राइस बढ़ा दे, है ना। अगर ये ग्रुप मिलकर प्राइस बढ़ा देगा तो इंडिया के लिए नुकसान है इस ग्रुप का, ठीक है, सॉरी इंडिया को नुकसान है इस चीज का, ठीक है। प्राइस बढ़ा दे या प्रोडक्शन एकदम घटा देगा तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के कंसर्न में मतलब ये वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब ये किसी चीज का वेपनाइजेशन मतलब हथियार की तरह यूज करना है, ठीक है, कि दूसरी कंट्री को नुकसान करने के लिए हम उसका यूज करें, ठीक है, चाहे वो प्राइस बढ़ा के हो, प्रोडक्शन घटा के हो या कुछ भी करके हो, ठीक है। आगे है राइज इन ग्लोबल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? पहले इस टर्म की बात करते हैं, ये इकोनॉमी की एक टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का हिंदी में मतलब होता है महंगाई, हिंदी में इसका मतलब होता है महंगाई इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो ग्लोबल महंगाई, ग्लोबल इन्फ्लेशन का मतलब पूरी ग्लोबल मतलब दुनिया की बात हो रही है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन मतलब दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, और इसका एक कारण ऑयल के प्राइसेस भी हैं। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, मान लीजिए ऑयल के प्राइस बढ़े, ऑयल के प्राइस बढ़े तो किसी गाड़ी ने ऑयल डलवाया अपने, तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, वो ज्यादा पे करेगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ज्यादा लेगा, यहाँ से वहां सामान ले जाने का पैसा ज्यादा लेगा, ठीक है। वो सामान ज्यादा लेगा, सामान ज्यादा पैसे में वहां बिकवाएगा, मतलब देख छोड़ के आएगा, तो जो दुकान वाला है वो भी हमसे ज्यादा मांगेगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा देना पड़ा, तो हमको भी अपनी जेब से ज्यादा देना पड़ेगा प्राइस, ठीक है। तो ये महंगाई बढ़ाने में ऑयल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ये ऑयल के जो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये ऑयल के प्राइसेस से भी बढ़ता है, ठीक है ना। ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घटा दी और मतलब फिर मात्रा कम हो जाएगी ऑयल की, मांगने वाले तो उतने ही है, मांगते रहेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ती रहेगी, लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, अलग अलग नए नए वो बढ़ रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो जो ऑयल है उसकी डिमांड तो बढ़ती रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन ये कंट्री कर नहीं रही है प्राइस बढ़ाने की वजह से, तो कम होगा प्रोडक्शन, तो कम मात्रा में ऑयल होगा, तो पैसे में ज्यादा में बिकेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो लेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसको बढ़ाने में ऑयल की भी बहुत वो होती है, महत्वता होती है। तो ये इसके दो कंसर्न है, वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को वेपन की तरह यूज करना, ठीक है, और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसको बढ़ाने में भी इस ऑयल की बहुत ज्यादा महत्वता है, ठीक है ना। तो अगर इंडिया के कंसर्न की बात करें ओपेक के साथ, तो इंडिया का कंसर्न भी यही है, कोई ऐसा यूनिलेटरल डिसीजन ना ले ले ओपेक, ये ओपेक जो ग्रुप है कि इंडिया को नुकसान हो उससे, चाहे ओपेक ग्रुप हो, चाहे कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो, कोई भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री और भी हो, अगर वो कोई ऐसा यूनिलेटरल डिसीजन ले ले, ऐसा कोई डिसीजन ले ले अकेली जिससे इंडिया को बहुत नुकसान हो, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। और अगर वर्ल्ड कंसर्न की बात करें तो वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी के वेपन की तरह कोई इसे यूज ना कर ले, और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपेक प्लस की। ओपेक प्लस क्या है, ठीक है, ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस जो है ये ओपेक है और ये ओपेक प्लस है, तो अगर नाम से देखें तो ओपेक जो है और उसी में किसी और को ऐड कर दे, ठीक है, तो इसको ओपेक प्लस बोलेंगे। जैसे मैंने आपको क्वाड पढ़ाया था तो उसमें क्वाड प्लस की बात की थी, क्वाड की 4 कंट्रीज और कंट्री अगर उसमें ऐड करना हो, एज अ परमानेंट कंट्री नहीं, ऐसे ही किसी कंट्री को यूज करना हो, मतलब ऐड करना हो, तो उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओपेक प्लस की अगर बात करें तो ये तो 13 मेंबर्स हो गए इसके ओपेक के, प्लस जो और कंट्री हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी 10 कंट्री है जो इसमें ओपेक प्लस में आती है, ठीक है। तो ये तो हो गए ओपेक मेंबर। ओपेक के कितने मेंबर है? 13 मेंबर तो ओपेक के हो गए, है ना। और ये बाकी 10 मेंबर है, ठीक है, जिसमें आपका आते हैं साउथ सुडान, अजरबैजान, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, बारेन, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, सूडान, ठीक है। जो ये आपके 10 मेंबर्स हैं, ये जो बाकी हैं ओपेक से अलावा 10 मेंबर्स ये हो गए, है ना। तो
13 प्लस 10, तो 13 ये हो गए ओपेक के मेंबर और 10 ये बाकी इसको मिला दे तो ओपेक प्लस बन जाता है आपका, ठीक है ना, समझे आप। तो ये जो साउथ सूडान है ये आपका अफ्रीका में आता है, अजरबैजान यूरोप में एशिया में आता है, जो टर्की के साइड में है अजरबैजान। ब्रूनेई ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है, यहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ पे। कजाकिस्तान ये आपका सेंट्रल एशिया में आता है, ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, फिर 91 में जब सोवियत यूनियन टूट गया 13-14 कंट्रीज में, तो ये कजाकिस्तान उसमें से एक कंट्री निकली, उसमें से एक कंट्री निकला। तो ये जो कजाकिस्तान है ये सेंट्रल एशिया में है, रशिया के नीचे है, बहुत बड़ी कंट्री है। उसके बाद बहरीन ये आपका ये जो गल्फ रीजन में आता है, जो वेस्ट एशिया है वहां पे आता है बहरीन। मलेशिया ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है नीचे, ठीक है, इंडोनेशिया के पास। मैक्सिको ये यूएस के नीचे आता है आपका नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में। ओमान ओमान जो है ये आपका सेंट्रल सॉरी ये भी आपका वेस्ट एशिया में आता है, ठीक है, गल्फ रीजन में। रशिया आपका आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है, वो बहुत सबसे बड़ी कंट्री आप सबने देखी होगी अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा। सूडान ये भी आपका अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो ये 10 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। मैं इन सब के बारे में भी आपको मैप में मेंशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो ओपेक कंट्रीज है ये तो ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ही, और बाकी ये जो 10 की 10 है ये भी ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। ये पहले ओपेक का मेंबर, ये ओपेक का मेंबर नहीं है, ओपेक में अलग से इनको जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये कब ओपेक में जुड़ी है और किस एग्रीमेंट के अंदर जुड़ी है, ठीक है। तो 2016 में इसको जोड़ा गया है, 2016 में जोड़ा गया है इसको। जो ये 2016 में ओपेक में ये मेंबर्स जोड़े गए हैं, ठीक है। और जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये जोड़े गए हैं उस एग्रीमेंट को बोलते हैं वियना एग्रीमेंट। वियना जो है ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हेडक्वार्टर है ओपेक के, तो यहीं पे मीटिंग हुई होगी इनके बीच में, 2016 में मीटिंग हुई थी वियना में, ठीक है। और यहीं पे इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, इसलिए इसको वियना एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको वियना एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस मीटिंग को कंक्लूड मतलब मीटिंग को जो साइन मतलब जो हेड था, जो बाकी कंट्री से 10 की 10 उनका हेड था, जिसने यहाँ पे लीडरशिप रोल प्ले किया था वो था रशिया। रशिया ने यहाँ पे लीडरशिप रोल जो है वो प्ले किया था, ठीक है। और इस ग्रुप को बनाया था, जितनी भी ओपेक कंट्रीज थी यहाँ पे लीडरशिप रोल कौन प्ले करता है, मैंने कहा था सबसे मेन मेंबर कौन है, सऊदी अरेबिया। और यहाँ पे कौन कर रहा था, रशिया, ठीक है। रशिया भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। अगर आगे हम इसकी बात करें, जो ग्रुप है ये क्यों बनाया गया है, इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्यों है, इस ग्रुप को क्यों बनाया गया है, ठीक है। ग्रुप मेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर ऑयल मार्केट टर्बुलेंस। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, आगे जो फ्यूचर ऑयल मार्केट है, जो ऑयल मार्केट है उसमें फ्यूचर में मतलब आगे जो भविष्य है उसमें कोई उतार चढ़ाव, कोई उल्टी सीधी चीज ना हो जाए, इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस सबसे बचने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है, ओपेक प्लस को, ठीक है ना। इस ग्रुप को बनाया गया है ओपेक प्लस को इस सब के लिए, ठीक है। तो ये ओपेक प्लस है, ये आपका ओपेक हो गया। और इसी में 10 कंट्री और मिला के ओपेक प्लस बनाया गया है इस ग्रुप को फर्दर मजबूत करने के लिए, फर्दर सॉलिडिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको मैप बना के समझा देता हूं ये सब कंट्रीज कहां कहां पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप बना लेते हैं, थोड़ा रफ मैप होगा, मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा, एटलस में भी, बट फिलहाल आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है क्या इस साइड से, थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं इसको।
यहाँ, 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 यहाँ तक ये दिख रहा है ना, ये वाला पूरा। ठीक, तो ये आपका रफ वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक है ना। ये आपका वर्ल्ड मैप है। ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया। मैं आपको ये जो 13 की 13 कंट्रीज हैं, इन सबको मेंशन करके वर्ल्ड मैप में बता देता हूँ, फिर मैं आपको एटलस में भी दिखा दूंगा। एक मिनट में एटलस ले लेता हूँ। ये एटलस ले लिया हमने, तो इसमें वर्ल्ड मैप देख निकाल लेते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप आ गया, ठीक है। चलिए एक एक करके बताते हैं। पहले हम बात करते हैं वेनेजुला की। वेनेजुला यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ वेनेजुला। वेनेजुला जो है आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका वेनेजुला आता है। मैं इसकी मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये आपका वेनेजुला मान लीजिए यहाँ पे। ये आपका नॉर्थ अमेरिका जो है आपका, सॉरी साउथ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका आइलैंड वो है, कॉन्टिनेंट है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, और ये आपका एशिया हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये आपका आइलैंड, और नीचे यहाँ अंटार्कटिका होता है, ठीक है ना। तो ये एशिया हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे आपका अंटार्कटिका होता है, ठीक है ना। तो ये जो वेनेजुला है ये साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका में है, तो सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पे अगर हम मैप की बात करें वेनेजुला, तो यहाँ पे ये वेनेजुला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ, अगर दिख रहा है साफ, तो मैं थोड़ा सा और पास आके दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपका, ये ऑरेंज कलर में ये वेनेजुला है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। वेनेजुला आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं ईरान की। मैंने आपको बताया था ईरान जो है वो वेस्ट एशिया में आता है, या तो गल्फ रीजन या तो वेस्ट एशिया, ठीक है, ईरान। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा एशिया है, ठीक है ना। ये अफ्रीका है, और ये जो एरिया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है दुनिया का? एशिया। तो ये एशिया है, यहीं पे हमारा इंडिया भी आता है। और ये जो एरिया है ये वाला, इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि इसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, इसको ईस्ट एशिया बोलते हैं, इसको साउथ एशिया बोलते हैं, यहाँ पे इंडिया आता है, इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है? ईरान। ईरान आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है ना, यहाँ पे ईरान आती है आपकी, ठीक है। अगर मैप में मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी ईरान है, यहाँ पे देखिए आपको ये पर्पल कलर में जो है ये ईरान है आपकी। अच्छा, आपको दिख गई होगी। आगे हम बात करते हैं इराक की। इराक, ठीक है, ये भी ईरान के साइड में आती है, और ये भी वेस्ट एशिया में आती है, ठीक है। इराक यहाँ पे आती है, ठीक है, ये इराक हो गई,
ठीक है, ये इराक हो गई। यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखाऊं इराक, तो ये रहा इराक, ये ग्रीन कलर में है, ये इराक, ये ईरान है, और इसके यहाँ पे ये इराक है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया भी आपका वेस्ट एशिया में आता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है सऊदी अरेबिया का है। तो अगर हम मैप में बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ऑरेंज टाइप कलर में है हल्का सा, ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, बड़ी सी कंट्री आपको दिख रही होगी। उसके हम बात करते हैं उसके बाद कुवैत की। कुवैत जो है ये भी आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता, सॉरी ये भी आपका वेस्ट एशिया में आता है। कुवैत जो है, कुवैत जो है आपका वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है कुवैत। ठीक है, ये भी आपका वेस्ट एशिया में आता है, यहाँ पे कुवैत आता है ये। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं कुवैत, यहाँ पे बहुत छोटा सा, आपको दिखेगा नहीं शायद, यहाँ पे बहुत छोटा सा ग्रीन है कुवैत, बहुत छोटा सा। यहाँ पे आप मैप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सऊदी अरेबिया के ऊपर हल्का सा ये ग्रीन सा पार्ट है, ये है। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ हैं, कुवैत के बाद अल्जीरिया। ये मैंने आपको बताया था अफ्रीका में आता है, तो हम अफ्रीका निकाल लेते हैं। कहाँ गया, अफ्रीका, हाँ, अल्जीरिया। अल्जीरिया आपका यहाँ पे आता है ऊपर अफ्रीका में। ठीक है, ये आपका अल्जीरिया हो गया। उसके बाद अंगोला, अंगोला, अल्जीरिया, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कहीं दिखे तो, देखिए अफ्रीका का अलग से मैप होगा, उसमें दिख जाएगा। हाँ, ये रहा अफ्रीका का अलग से मैप, हाँ ये रहा अल्जीरिया, देखिए ये बहुत बड़ा है, ये रहा अल्जीरिया, ये पीले कलर में। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बड़े मैप में ही आपको कुवैत अगर ना दिखा हो, मैं आपको कुवैत भी दिखाता हूँ दोबारा से। जस्ट अ मिनट, बस निकाल रहा हूँ कुवैत। अफ्रीका कहाँ है, सॉरी एशिया कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुवैत, यहाँ पे छोटा सा ये कुवैत है। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए थे, अल्जीरिया हो गया था। अब हम नेक्स्ट आएंगे अंगोला पे। अंगोला, अंगोला ये भी आपका अफ्रीका में। ठीक है, अंगोला, तो अंगोला है आपका अफ्रीका में, यहाँ पे अंगोला है। ठीक है, यहाँ नीचे साउथ एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में, अफ्रीका यहाँ पे, सॉरी अफ्रीका में, साउथ वेस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में अंगोला आता है। ठीक है, मैप में आपको दिखाऊं, देखिए बहुत बड़ा अंगोला दिख जाएगा आपका, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्गो की। कॉन्गो, ये जो कॉन्गो है ये भी अफ्रीका में आता है। ठीक है, और कॉन्गो आपका पड़ेगा यहाँ अंगोला के ऊपर पड़ता है कॉन्गो, यहाँ पे कॉन्गो पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्गो है, ये अफ्रीका से यहाँ पे अंगोला से ऊपर कॉन्गो पड़ता है। मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये रहा कॉन्गो, ये रहा। उसके बाद हम देखते हैं इक्वेटोरियल गुयाना। आपका ये जो है ये भी अफ्रीका में पड़ता है, इक्वेटोरियल गुयाना, ये भी आपका अफ्रीका में पड़ता है। और इक्वेटोरियल गुयाना जो है आपका वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इक्वेटोरियल गुयाना। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इक्वेटोरियल गुयाना कहाँ पे है। ये रहा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये रहा, ये ऑरेंज कलर में है, ये ऑरेंज कलर में छोटा सा, ये इक्वेटोरियल गुयाना है। ठीक है ना, ये वाला दिख गया होगा आपको। उसके बाद गैबोन, ये भी अफ्रीकन कंट्री है गैबोन। ये गैबोन जो है ये इक्वेटोरियल गुयाना और यहाँ पे पड़ती है बीच में गैबोन, ये जो है आपकी ये गैबोन है। ठीक है,
इक्वेटोरियल गुयाना और कॉन्गो के बीच में पड़ती है गेबोन। देखिए ये है आपकी गेबोन, ये आपका कॉन्गो है, ये इक्वेटोरियल गुयाना है और ये बीच में पड़ा है आपका गेबोन। ठीक है, अच्छा आपको दिख गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लीबिया की। लीबिया ये भी अफ्रीकन कंट्री है, लीबिया भी। ठीक है, लीबिया आपकी पड़ती है, लीबिया तो मुझे भी याद नहीं कहाँ पड़ती है, देख के बताना पड़ेगा। हाँ ये रही लीबिया। लीबिया आपकी यहाँ पे पड़ती है, ये अल्जीरिया के साइड में, यहाँ पे आपकी लीबिया पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर टच नहीं होता है, बॉर्डर से अलग है, नहीं बॉर्डर टच रहता है। ये लीबिया आपकी है। ठीक है, यहाँ पे लीबिया है अल्जीरिया की साइड में, यहाँ पे आप देखें ये आपकी लीबिया है, ये अल्जीरिया ये लीबिया। उसके बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया भी आपकी यहीं पे नीचे पड़ती है, तो नाइजीरिया आपकी यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे आपकी नाइजीरिया है। ठीक है, ये आपकी नाइजीरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी कंट्री है, ये रही नाइजीरिया ब्लूइश कलर में, ये नाइजीरिया है। अब एक और कंट्री बच गई आपकी यूएई। यूएई कहाँ पड़ती है, ये आपकी यूएई है, ये जो है ये है आपकी यूएई। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैंने आपको बताया था ये 7 एमिरेट्स में मिलकर बनी हुई कंट्री है। यहाँ पे अभी जो एशिया कप हुआ था इंडिया का, वो भी एशिया कप जो हुआ था वो यूएई में ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमिरेट्स है 7 एमिरेट्स, उसमें शारजाह आता है, शारजाह में मैच हुआ था, दुबई आता है, सऊदी अरेबिया नहीं सॉरी अबू धाबी आता है। तो ये आपका यूएई है। यूएई में आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये आपका यूएई है, ये पीले कलर में सऊदी अरेबिया के ऊपर जो है। ठीक है, तो ये 13 की 13, ये 13 की 13 जो कंट्रीज हैं, ये जो इसकी प्रेजेंटली मेंबर हैं, ये मैंने आपकी सब मैप में दिखा दी है। एक बार आप अपने आप भी जाके पॉलिटिकल मैप में देख लीजिएगा वर्ल्ड के में, तो आपको सारी कंट्री समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे वेनेजुएला आता है। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका में आपका अल्जीरिया, लीबिया, नामीबिया, इक्वेटोरियल गुयाना, गैबोन, अंगोला, ये सब कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और कॉन्गो रह गई, कॉन्गो आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी एशिया में, ये वेस्ट एशिया वाला रीजन है। वेस्ट एशिया में आपका इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो ये 13 की 13 कंट्री हो गई है, ये आप मैप में एक बार जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है मुझे आपको ये सारी ओपेक के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा, और आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।